हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट, वेक्टर कैलकुलस की लेक्चर सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन। इस यूनिट में आधा पोर्शन होता है वेक्टर डिफरेंशिएशन का, जो कि कंप्लीट हो चुका है, और आधा पोर्शन होता है वेक्टर इंटीग्रेशन का। तो वेक्टर इंटीग्रेशन में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल को विद एप्लीकेशन हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर के अगर कंटेंट की बात करें तो वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर इंटीग्रेशन का ये टॉपिक है, और इसमें हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल, फिर लाइन इंटीग्रल से हम किसी फोर्स के द्वारा वर्क डन को फाइंड कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। वो बात करते हैं लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन की, है ना। तो लाइन इंटीग्रल, द लाइन इंटीग्रल इज डिफाइंड बाय, ठीक है। लाइन इंटीग्रल को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि हमारे पास कोई कर्व है, ओपन कर्व है, इस तरीके से ये मैंने कर्व बनाया, और ये कोई क्लोज कर्व सी है, और इस क्लोज कर्व सी के अबाउट में जो इंटीग्रल फाइंड किया जाता है वो हमारा लाइन इंटीग्रल कहलाएगा। और उसको हम लिखते कैसे हैं? इस तरीके से इसको हम लिखते इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर। इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर, ये जो इंटीग्रल मैंने यहां पर लिखा है ये अलोंग द कर्व सी फाइंड होता है, और एफ डॉट डी आर, ठीक है। एफ कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा, डी आर आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर से बनता है ना। आर की वैल्यू आप जानते हैं कि आर हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, जो कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ये होता है 2 डायमेंशन के लिए, और जेड के कैप लेंगे तो 3 डायमेंशन के लिए होगा। तो यहां से आप डी आर को फाइंड कर सकते हैं। डी आर हमारा होगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। तो यदि आपको आर पता है तो डी आर भी आप उसका डिफरेंशिएशन करके बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एफ कोई वेक्टर फंक्शन होगा, और डी आर हमें जो निकालना होगा वो पोजीशन वेक्टर से निकालना होता है। दोनों की डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट हम करते हैं, और इसका इंटीग्रेशन हमें अलोंग द कर्व सी करना होता है, और इसी इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रल कहते हैं। जब इंटीग्रेशन किसी कर्व के अलोंग किया जाएगा एक्स वाई के फंक्शन का, तो वो हमारा लाइन इंटीग्रल बनता है। इसकी दूसरी फॉर्म भी होती है कि मान लो आपको जो कर्व दिया है वो क्लोज्ड कर्व दिया है, ये क्लोज कर्व सी दिया है ना। वहां पर ओपन था तो मैंने इसका इंटीग्रेशन ऐसे लिखा। अगर आपको क्लोज कर्व सी दिया है तो बस क्या करना होता है कि जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन तो वही अलोंग द कर्व सी ही होगा, लेकिन हम यहाँ पर एक इंटीग्रेशन के ऊपर एक सर्कल बनाते हैं इस तरीके से। ये नोटेशन उसकी होती है कि जो हमारा कर्व है, सी कर्व जो है वो क्लोज्ड है। सी कर्व कैसा है? क्लोज्ड कर्व है। तो अगर क्लोज कर्व सी है तो लाइन इंटीग्रल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये हो गई लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन। फिर बात करते हैं लाइन इंटीग्रल के एप्लीकेशन की। इससे हम क्या करते हैं, अगर आपको कोई फोर्स दिया है किसी पार्टिकल के लिए, तो उसके लिए आप जो वर्क डन है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ एफ रिप्रेजेंट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व सी, एफ रिप्रेजेंट करता है किसी फोर्स को जो किसी पार्टिकल पर लगा है और किसी कर्व सी के अलोंग लगा है, देन वर्क डन बाय द फोर्स एफ, तब इस फोर्स के द्वारा आप जो वर्क डन है वो लाइन इंटीग्रल की हेल्प से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वही रहता है वर्क डन का जो आपने पढ़ा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का काम यहां पर करता है डी आर, और फिर हमें इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना होता है अलोंग द कर्व सी। यदि आपको कर्व जो है क्लोज्ड दिया है तो इस तरीके से लिख देंगे, और ये हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वर्क डन होगा। और अगर कर्व आपका ओपन है, ठीक है, ओपन भी हो सकता है, तो फिर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डी आर जो है क्योंकि डिफरेंशिएशन है, चेंज है, डिस्प्लेसमेंट का काम करता है। तो अगर आपको क्लोज कर्व दिया है तो वर्क डन आप इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे बाय यूजिंग लाइन इंटीग्रल, और वर्क डन अगर आपको ओपन कर्व दिया है तो इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो ये हमारा लाइन इंटीग्रल का एप्लीकेशन है कि किसी फोर्स के द्वारा अगर कोई फोर्स किसी पार्टिकल पर लगा है तो उसके द्वारा जो आप वर्क डन है वो लाइन इंटीग्रल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। अब लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, जो एप्लीकेशन है उसका भी एग्जांपल लेंगे। वो सिंपल से एग्जांपल है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये लाइन इंटीग्रल आपको हम पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि इसका आगे बहुत ज्यादा यूज है। ग्रीन थ्योरम में इसका यूज होना है, स्टोक थ्योरम में इसका यूज होना है।
इन दोनों थ्योरम, ग्रीन गोस स्टोक थ्योरम में दो थ्योरम में इसका यूज होना है, और ग्रीन और स्टोक से एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% बनता है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छे से समझ करके चलेगा, क्योंकि इसके यही सारे क्वेश्चन रिपीट होने हैं ग्रीन में और स्टोक थ्योरम में। ठीक है, तो यहां पर आपको एक एफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया, एक्स माइनस वाई आई कैप और एक्स प्लस वाई जे कैप, 2D में दिया है, दो वेरिएबल है इसमें एक्स वाई। तो आपको ये क्लोज कर्व सी के अबाउट में एफ डॉट डी आर फाइंड करना है, वही लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है अराउंड द कर्व सी। और सी यहाँ पे किससे बनेगा, सी बनेगा इन दोनों कर्व से, है ना। कर्व दिया आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और कर्व दिया आपको x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये जो दोनों कर्व दिए हैं इनको फिगरली हमें बनाना होगा, तो मैंने इनको साइड में लिख लिया, गिवन कर्व आर। एक तो दिया है आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की अगर बात करें तो ये वाला पैराबोला होगा, ये वाला पैराबोला होगा इस तरीके से। ठीक है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पैराबोला होगा। ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। फिर दूसरा पैराबोला होगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, जो ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे दो कर्व दिए हैं, एक तो है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, जो मैं ऐसे लिख देता हूं यहाँ पर, और एक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। इनसे जो बाउंडेड पोर्शन है उस पोर्शन को हमें कर्व सी, क्लोज कर्व सी बनाना है और फिर उसको फाइंड करना है। अगर उस क्लोज कर्व सी की बात करें तो कौन सा बनेगा वो आप समझिए। ये आपका बनेगा, यहां से स्टार्ट होगा, है ना, और यहां से आपको पहले इस तरह जाना होगा यहां तक। इसको मैं मान लेता हूं कि ये आपका C1 कर्व है, और फिर आपको वापस ये O पॉइंट होगा, ये A पॉइंट होगा, है ना। फिर आपको ये यहां से वापस फिर इस तरीके से नीचे आना है। ठीक है, तो ये आपका कोई C2 कर्व होगा, एरो में उसी के अकॉर्डिंग लगाता हूँ, C2 कर्व होगा। तो जो हमारा C कर्व दिया है, कैपिटल C जो कर्व हमारा बनेगा वो C1 प्लस C2 से मिलके बनेगा, ये ध्यान आप रखिएगा। कैपिटल सी किससे मिलके बनेगा कि आपको पहले O से A जाना होगा और फिर वापस A से O आना होगा। तो ये हमारा जो है पूरा क्लोज कर्व C बनेगा, और इस क्लोज कर्व C के अबाउट में आपको ये लाइन इंटीग्रल जो है एफ डॉट डी आर ये फाइंड करना है। क्लोज कर्व है, इसके अबाउट में हमें फाइंड करना है। इसके अबाउट में अगर फाइंड करते हैं तो हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये चीजें क्या होगी, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं क्योंकि ये दिक्कत करेगा। ठीक है, आप फिगर को एग्जाम में बना देंगे, एग्जाम में पूरा बना देना आप इस तरीके से। ठीक है, अभी आपको दो कर्व दिए हैं, हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आप हमेशा ध्यान रखना, जो दोनों कर्व आपस में कट करते हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं। एक तो दोनों कर्व ने यहाँ पर ओ पर कट किया है, ओ के तो पॉइंट आप जानते हैं, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0,0, है ना। एक हमें पॉइंट फाइंड करने ए के, ए पर भी दोनों कर्व ने आपस में कट किया है, कट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड करने के लिए आपको देखना है कि दोनों कर्व जो आपस में कटे हैं, है ना, उनको सॉल्व करके आपको पॉइंट निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को यहाँ पे यूज कर देंगे। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन 1 कह देता हूँ उसको, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। तो इक्वेशन 2 को 1 में यूज कर दो, यूजिंग 2 इन 1। तो जब y की वैल्यू एक्स स्क्वायर यहाँ पर रखोगे, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर रखने पर ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा इक्वल टू एक्स। इससे आपको मिलेगा x की पावर 4 इक्वल टू एक्स, और इससे आपको मिलेगा x की पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से आप x को कॉमन लेंगे तो x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो एक तो 0 आएगी इस वाले फ्रैक्शन से, और एक x इक्वल टू 1 आएगा इस वाले फ्रैक्शन से। ये जो है एक्स क्यू माइनस 1, इस वाले फ्रैक्शन से आपकी जो है एक एक्स की वैल्यू 1 आएगी, बाकी रूट इमेजिनरी आएगा, उनको हमें रीड नहीं करना है, लेना नहीं है। ठीक है, तो एक्स 0 आया, वाई 0 आया, अब किसी भी इक्वेशन में रख दो, यूजिंग इन टू, यूजिंग इन टू। यदि एक्स को 0 रखोगे तो वाई 0 आएगा। अब अगर एक्स को यहाँ पे 1 रखोगे तो वाई की वैल्यू 1 आएगी। यानी कि दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बने, देयरफॉर एक तो बना 0 0,
और एक बना 1,1 आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो ये हमारे दोनों पॉइंट जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसको लिख दिया मैंने 0 0 पहले से ही, और ये जो पॉइंट है आपका ये 1,1 होगा। ठीक है, तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी फाइंड हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें लाइन इंटीग्रल को निकालना है। लाइन इंटीग्रल को निकालने के लिए मुझे एफ डॉट डी आर चाहिए, है ना। तो एफ डॉट डी आर निकालने के लिए यहां से स्टार्ट करता हूं। वी हैव आपके पास आर की वैल्यू होती है 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में होगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, देयरफॉर आप डी आर निकाल सकते हो। देन डी आर की जो वैल्यू होगी वो होगा डिफरेंशिएशन, एक्स का होता है डी एक्स आई कैप और प्लस y का होगा dy j कैप। ठीक है, अब आपको f डॉट डी आर निकालना है। नाउ f डॉट डी आर, अगर आप f डॉट डी आर की वैल्यू निकालेंगे तो आपको इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी होगी, x माइनस वाई आई कैप प्लस x प्लस वाई जे कैप। ये f की वैल्यू है, डॉट प्रोडक्ट करनी होगी dr के साथ में। dr की वैल्यू आपकी है dx आई कैप प्लस dy j कैप। डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं कि i का कंपोनेंट i के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये x माइनस वाई डी बनेगा, प्लस j का कंपोनेंट j के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x प्लस वाई डी वाई के साथ जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है। तो यहां तक हमने क्या किया, एफ डॉट डी आर की वैल्यू निकाल ली, जिसका हम आगे लाइन इंटीग्रल में यूज करेंगे। ठीक है, देन अब हमें लाइन इंटीग्रल को उठाना है। लाइन इंटीग्रल की अगर बात करें तो लाइन इंटीग्रल है आपका इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर। लेकिन जो सी कर्व है ना वो दो हिस्सों में बटा है ना। पहले आपका C1 और फिर वापस ऊपर से नीचे आने पर C2। तो हम इस इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। एक तो होगा C1 एफ डॉट डी आर प्लस एक होगा C2 एफ डॉट डी आर। ठीक है, ये दो हिस्सों में बट जाएगा। अब यहां पर हम जो C1 C2 के लिए एफ डॉट डी आर की वैल्यू है वो रख देते हैं अराउंड द कर्व C1, और एफ डॉट डी आर की वैल्यू है एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई। ऐसे ही प्लस इंटीग्रेशन C2 एक्स माइनस वाई डी एक्स और प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई। तो ये हमारा C1 C2 के अराउंड में अब दोनों इंटीग्रेशन को फाइंड करना है, तो पूरे क्लोज कर्व C के अबाउट में लाइन इंटीग्रल हमारा फाइंड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो C1 के लिए जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगी वो यूज करना है, और एक C2 के लिए जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगी वो यूज करना है। तो अब हमें C1 C2 की ऑब्जर्वेशन को फाइंड करना है। C1 C2 की जो ऑब्जर्वेशन है उसको फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है, फॉर C1 अगर C1 कर्व के लिए आप देखते हैं तो C1 कर्व कौन सा कर्व है, C1 कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कर दो उसका। तो dy की वैल्यू होगी, टोटल डिफरेंशिएशन होना है y का dy और एक्स स्क्वायर का 2x और x का dx। जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं इंटीग्रेशन में वही होगा y। ये कर्व आपका जो C1 है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो dy की वैल्यू 2x dx होगी। ठीक है, तो आपका ये पूरा इंटीग्रेशन x में बदलेगा, तो x की लिमिट चाहिए o से a तक जाने में। x की लिमिट 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी 1 तक। x के लिए देखना होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट का और y के लिए देखना होता है दूसरा कोऑर्डिनेट। तो x की लिमिट 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाएगी, तो x लाई करेगा 0 टू x इक्वल टू 1 तक। फिर आपको सेम ऑब्जर्वेशन C2 के लिए चाहिए। C2 का मतलब जब A से वापस O आओगे, इसी एरो के अकॉर्डिंग चलना है जो मैंने यहाँ पर बना रखा है ऑलरेडी। पहले ऐसे ऊपर जाना है और फिर वापस नीचे आना है। ठीक है, तो ये कर्व देखो कौन सा है, C2 कर्व। C2 कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो आप इसका डिफरेंशिएशन करो। देन x का होगा dx, वाई स्क्वायर का 2y और y का dy। पूरा इंटीग्रेशन y में बदलेगा क्योंकि y की फॉर्म में वैल्यूज है। तो अब y की लिमिट देखो, ऊपर से नीचे आने के लिए y की लिमिट के लिए आपको सेकंड कोऑर्डिनेट देखना है, ये वाला। ठीक है, ये आपका 1 है, और वापिस जब नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका 0 है। तो y की जो लिमिट है वो 1 से, y की लिमिट 1 से स्टार्ट होकर के y इक्वल टू 0 तक जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है
इस तरीके से हमारे C1 C2 के लिए जो ऑब्जर्वेशन है हमने निकाली है यहाँ पर, है ना, वो यहाँ पर रखनी है। दिस विल बी इक्वल टू C1 के लिए जो ऑब्जर्वेशन है, C1 के लिए ऑब्जर्वेशन ये है कि x की लिमिट तो 0 से 1 जाएगी, ठीक है, और हमें y की जगह पे एक्स स्क्वायर रखना है, dy की जगह पे 2x dx रखना है। तो y की जगह पे एक्स स्क्वायर रख दो, प्लस यहां पर भी y की जगह पे एक्स स्क्वायर रख दो, और dy की जगह पे रखना है 2x dx। तो आप देख सकते हैं कि पूरा फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन आपका x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डबल इंटीग्रेशन है, दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन है, सॉरी ये डबल कह रहा हूँ, सॉरी। तो ये आपका दो वेरिएबल में इंटीग्रेशन है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा C1 C2 की हेल्प से। ये आगे डबल इंटीग्रल से सॉल्व होता है, जब आप इसको आगे ग्रीन थ्योरम में जाओगे तो डबल इंटीग्रल से भी सॉल्व होता है, उससे बहुत इजी हो जाता है ना। यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट होता है, हमें कर्व के अलोंग चलना है, लाइन इंटीग्रल है तो कर्व के अलोंग चलना है, थोड़ा सा लेंथ इसमें बनता है ये, ठीक है। तो जब भी इस तरह लाइन इंटीग्रल के अलोंग निकालेंगे तो एक वेरिएबल में कन्वर्जन करना होता है, जैसे कि फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन में एक्स वाई था, तो यहाँ पे देखो जब हमने C1 के लिए सब्स्टिट्यूशन किया तो पूरा एक्स में कन्वर्ट हो गया। ये देखो ये किस में होगा, C2 के लिए रखो यहाँ पर, C2 है आपका y की लिमिट 1 से 0 और x की जगह पे वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई, और dx की जगह पे 2y dy 2y dy, और प्लस x की जगह पे वाई स्क्वायर और प्लस वाई dy। तो आपने देखा कि C1 के लिए जो इंटीग्रेशन था पूरा x में आ गया ये सब्स्टिट्यूशन करके, और C2 के लिए जो इंटीग्रेशन था पूरा y में आ गया, तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट होगा, एक वेरिएबल में कन्वर्ट होने का मतलब इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा रफली सॉल्व कर लेना। ये बनेगा आपका x माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से dx को कॉमन ले लेंगे और यहां से 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 3। तो इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा x की लिमिट 0 से 1, है ना, और यहां पर आपको मिलेगा ये x, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस के एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x की पावर 3, और dx हमारा बाहर रहेगा, प्लस सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे यहां पर, तो ये 2y अंदर मल्टीप्लाई होने पर 2y की पावर 3 और माइनस 2y स्क्वायर, ओके, और यहां पर आपको मिलेगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो ये इंटीग्रेशन होगा y की लिमिट 1 से 0 और ये होगा 2y की पावर 3, और इन दोनों को ऐड करके माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई और dy। अब इसको सिंपली इंटीग्रेशन हम कर देंगे, ठीक है। यहां पर x के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर का होगा x की पावर 3 अपॉन 3, और प्लस x की पावर 3 का होगा x की पावर 4 अपॉन 4, 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, लिमिट 0 से 1, ठीक है। यहां पर y की पावर 3 का y की पावर 4 अपॉन 4, 2 से 4 काट देंगे तो 2 बचेगा, माइनस y की पावर 3 अपॉन 3, और प्लस y का वाई स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट होगी 1 से 0, ठीक है। एरो के अकॉर्डिंग लिमिट लेनी होती है, ऐसा नहीं कि आप C2 के लिए ऊपर से नीचे आएंगे, तो ऐसा नहीं कि लिमिट 0 से 1 रख देंगे, नहीं, जैसे एरो है पहले 1 था यहाँ पर और फिर नीचे जब आए तो 0 हुआ, इसलिए y की लिमिट 1 से 0 रहेगी, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी। अब हम इसको इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट रखेंगे, पहले इसमें 1 रखेंगे तो 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/2, फिर दूसरी लिमिट रखेंगे x की जगह पे 0, तो उससे आपको 0 मिलेगा, प्लस ऐसे यहाँ पे पहले 0 रखेंगे हर जगह पे y को तो 0 रहेगा, फिर माइनस करके आपको दूसरी लिमिट रखनी है 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, जब रखेंगे तो एक ब्रैकेट में यहाँ पर लगा लेता हूं 0, तो अपर लिमिट से मिला माइनस, फिर लोअर लिमिट से कितना मिलेगा भाई, लोअर लिमिट से मिलेगा 1/2 माइनस 1/3 और प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से मिलेगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2, माइनस के मल्टीप्लाई करके माइनस 1/2 प्लस 1/3 और माइनस 1/2, तो 1/2 से 1/2 कटेगा, 1/2 से ये 1/2 कटेगा, 1/3 प्लस 1/3 जो कि आपको आंसर देगा 2/3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करना होता है, कर्व के अकॉर्डिंग देखना होता है कर्व क्या है, तो पूरा इंटीग्रेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके हम सॉल्व करते हैं,
और इस तरीके से हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। और ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम में यही सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, आधा क्वेश्चन तो सेम होना है जैसे मैं करवा रहा हूँ। ग्रीन थ्योरम ने इस इंटीग्रेशन को, लाइन इंटीग्रल को थोड़ा इजी किया था। यहाँ पे तो हमें कर्व के अकॉर्डिंग थोड़ा लेंथी प्रोसेस से जाना होता है, इसको डबल इंटीग्रल की हेल्प से निकालेंगे तो ये बहुत इजी हो जाता है। तो समझ के चलिएगा सब चीजें, सेम क्वेश्चंस वहां पे आने हैं। नेक्स्ट है आपका इवेल्युएट दिस इंटीग्रल, ये इंटीग्रल फाइंड करना है वेयर सी इज द स्क्वायर फॉर्म बाय द लाइंस। इस बार आपको जो कर्व दिया है वो सी एक स्क्वायर दिया है, और जो लाइन से मिलके बनेगा x इक्वल टू प्लस माइनस वन, वाई इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो मैंने ऑलरेडी एक स्क्वायर बना रखा है यहाँ पर, ये है ना। इस स्क्वायर को लेकर के हमें वैल्यूज रखनी है। तो जो यहाँ पर लाइन्स है आपकी, एक है x इक्वल टू वन, तो x इक्वल टू वन हो जाएगी ये वाली लाइन। दूसरी है x इक्वल टू माइनस वन, तो ये होगी x इक्वल टू माइनस वन लाइन। एक लाइन है y इक्वल टू वन, तो ये लाइन होगी आपकी y इक्वल टू वन, और दूसरी है y इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो ये लाइंस आपको दी है जिससे स्क्वायर बनाना है। अब इनके पॉइंट रखेंगे, इसको मैं कह देता हूं ओरिजिन O, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं A, ये B, और ये C, और ये D। ठीक है, ए बी सी डी चार पॉइंट मैंने रखे। ठीक है, अगर यहां पर हम सी के कोऑर्डिनेट देखें तो सी के कोऑर्डिनेट होंगे आपके 1,1। ठीक है, और अगर यहां पर डी के देखें तो ये होंगे आपके -1,1। ठीक है, अगर यहां पर हम बी के पॉइंट देखें तो ये होगा आपका 1,-1, और अगर यहाँ पे ए के पॉइंट देखें तो -1,-1। तो ये हमारे चारों पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर चारों पॉइंट होंगे इस तरीके से। अब आपको क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पूरे क्लोज कर्व सी, पूरा क्लोज कर्व सी अगर देखें यहाँ पर, तो ये पूरा क्लोज कर्व सी जो है चार लाइनों से मिलके बनेगा। एक तो ए से बी, और प्लस बी से सी, और प्लस सी से डी, और प्लस डी से ए। चार लाइनों से मिलके बनेगा, ए से बी, बी से सी से डी, और डी से ए। इन चारों लाइनों से आपका ये पूरा क्लोज कर्व सी बनेगा। ठीक है, ये पूरा क्लोज कर्व सी बनेगा। सी हमने यहां भी मान लिया, यहां भी मान लिया, तो इस पॉइंट को हम चेंज भी कर सकते हैं। ए बी सी डी, इसको ई ले लेते हैं, इस पॉइंट को ई ले लेते हैं, और इसके पॉइंट होंगे 1,1। तो ए बी, इसको भी मिटाना पड़ेगा। तो पूरा जो क्लोज कर्व सी है वो ए बी, बी ई, प्लस ई डी, और प्लस डी ए, इन चारों लाइनों से मिलके बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज में इसमें जो है डायरेक्शन लूंगा, और इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें जाना होगा पहले ए से बी, फिर हमें जाना होगा बी से ई, और फिर जाना होगा ई से डी, और फिर वापस हमें डी से ए आना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्शन हमें लेनी है और इसको सॉल्व करना है। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि हमें जो भी कर्व दिया होगा वो कितने हिस्सों में ब्रेक है वो फिगर बताएगा। तो चार हिस्सों में ब्रेक है, चार लाइनों में ब्रेक है, तो चारों लाइनों के लिए ऑब्जर्वेशन आपको निकालनी होगी, क्योंकि चार जगह पे इंटीग्रेशन टूटेगा तब ये सॉल्व होगा। कैसे हम इसमें ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, पहले हम लेते हैं फॉर ए बी, फॉर ए बी अगर ए बी के लिए देखें तो फिक्स कौन है, y इक्वल टू -1, ये लाइन फिक्स है। आप देख सकते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट फिक्स है, -1, तो ये y इक्वल टू -1 फिक्स है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy, -1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये y की वैल्यू होगी, dy की होगी। फिर x का वेरिएशन देखो कहां से कहां तक है, x के वेरिएशन के लिए x का कोऑर्डिनेट देखो -1 से 1 तक गया है, एरो के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, तो x का जो वेरिएशन है वो -1 से 1 तक गया है। तो ये हो गया ए बी के लिए। फिर हमें सेम तरीके से ऑब्जर्वेशन चाहिए नेक्स्ट वाली लाइन बीई के लिए, फोर फोर बीई। और अगर बीई के लिए देखें कौन फिक्स है, बीई के लिए आप देख सकते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 1 फिक्स है, या x इक्वल टू 1 लाइन है, तो x इक्वल टू 1 रखना है। और dx जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। y का वेरिएशन देखो कहां से कहां तक है, y के लिए देखो ये सेकंड वाला
-1 से स्टार्ट है एरो के अकॉर्डिंग और 1 तक जाएगा, एरो के अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, तो जो y की लिमिट है वो -1 से स्टार्ट होकर के y इक्वल टू 1 तक जाएगी। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट लाइन पर एरो के अकॉर्डिंग, ईडी और ईडी। ईडी के लिए अगर देखें तो ये आपकी लाइन फिक्स है y इक्वल टू 1, डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, और x की वेरिएशन देखेंगे कहां से कहां तक है। x के लिए एरो के अकॉर्डिंग देखेंगे, x का पहला कोऑर्डिनेट 1 है और फिर ये x का कोऑर्डिनेट -1 है, एरो के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो x की वेरिएशन होगी 1 से x इक्वल टू -1 तक। फिर हम लेंगे नेक्स्ट फॉर d से a, फॉर da के लिए चलेंगे तो ये x इक्वल टू -1, और इसका डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, dx इक्वल टू 0, और y के वेरिएशन, y की लिमिट देखेंगे, y के लिए देखेंगे सेकंड वाला कोऑर्डिनेट 1 से स्टार्ट होकर के -1 एरो के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो y की लिमिट होगी 1 से स्टार्ट होकर के y इक्वल टू -1 तक। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन जो हमने निकाली है इसको अब यहाँ पे यूज करेंगे। इसको यूज करने के लिए हमने जो इंटीग्रेशन दिया वो लाइन इंटीग्रल दिया, इस बार आपको एफ रूट डी आर की वैल्यू डायरेक्टली एक्स वाई की फॉर्म में दी है। ठीक है, तो ये हमें इंटीग्रेशन दिया है जो कि सी के अबाउट में निकालना है। अब इस इंटीग्रेशन को अगर फाइंड करेंगे तो आपको 4 हिस्सों में इसको ब्रेक करना होगा। ठीक है, और वे ब्रेक लाइन होगी आपकी ए से बी जाना होगा, प्लस बी से ई जाना होगा, प्लस ई से डी जाना होगा, प्लस और वापस डी से ए आना होगा। अगर एरो के अकॉर्डिंग चलेंगे और ये एफ डॉट डी आर जो है आपका वो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये क्वेश्चन ग्रीन थ्योरम में भी आएगा, तो अच्छे से समझ के चले। ठीक है, तो ये 4 हिस्सों में ब्रेक करना है तो मैं 4 हिस्सों में ब्रेक कर देता हूं। पहले लेंगे ए बी के अबाउट में, ठीक है, प्लस फिर लेंगे बी के अबाउट में, प्लस फिर लेंगे ईडी के अबाउट में, और फिर प्लस फिर लेंगे डीए के अबाउट में। तो चारों के लिए हमें इंटीग्रेशन सेम सॉल्व करना है, इसलिए सेम इंटीग्रेशन मैंने लिख रखा था ऑलरेडी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए पहले से लिखा था। तो अब ये हमारा 4 इंटीग्रेशन बन गए, चारों में चारों ऑब्जर्वेशन आपको रखनी होगी। ठीक है, पहले हम चलते हैं एबी के लिए। एबी के लिए जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि y को तो रख दो -1 और dy को रख दो 0। तो इस वाले इंटीग्रेशन में y को तो रखना है -1 और dy को 0। dy को अगर 0 रखेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे y को -1 रखना है। ठीक है, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। और ab के लिए जो लिमिट है आपकी x की -1 से 1 तक जाएगी, प्लस फिर बीई के लिए देखो, बीई के लिए आप x को 1 रखेंगे, dx को 0 रखेंगे। dx को 0 रखने पर ये सारा तो हो जाएगा 0, x को रखना है आपको 1, तो 1 रखने पर यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन देगा ये 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये dy। और इसमें लिमिट जो है y की -1 से 1 तक जाएगी, y की लिमिट -1 से 1 जाएगी। फिर प्लस ईडी के लिए आपको y को रखना है 1 और dy को रखना है 0। तो y को 1 रखेंगे इसमें और dy को 0 रखेंगे। तो जब y को 1 और dy को 0 रखेंगे, dy को 0 रखने पर ये सारा 0 और y को हमें रखना है इसमें 1। तो y को 1 रखने पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx। और फिर यहाँ पे लिमिट देखो, ईडी के लिए जो है हमारी जो लिमिट है x की 1 से -1 तक है, x की लिमिट 1 से स्टार्ट होके -1 तक है। फिर लास्ट में डीए के लिए हमने x को -1 रखना है, dx को 0 रखने पर ये सारा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x को रखना है -1। जब x को हम -1 रखेंगे तो ये -1 का स्क्वायर यानी कि +1 ही बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर y की जो लिमिट है वो 1 से स्टार्ट होगी और -1 तक जाएगी। ठीक है, अब आपने ना इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि लिमिट को अगर हम रिवर्स करते हैं तो एक माइनस साइन बाहर आ जाता है ना। उस प्रॉपर्टी को मैं लिख देता हूं कहीं पर, चलिए यहीं पर लिख देता हूं। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ए से बी आपका कोई इंटीग्रेशन है, ठीक है, ए से बी अगर कोई इंटीग्रेशन है और आपने लिमिट को उल्टा कर दिया बी से ए इस इंटीग्रेशन में, तो एक माइनस साइन बाहर लगता है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, एक माइनस साइन बाहर लग जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों लिमिट्स को
क्योंकि 1 से -1 है, थोड़ा अजीब लगता है कि ऊपर छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए इसको रिवर्स करते हैं, है ना। तो इन दोनों को रिवर्स करेंगे, ये वाला सेम रहेगा, x की लिमिट -1 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स प्लस y की लिमिट -1 से 1 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। और इसको जब रिवर्स करेंगे लिमिट को, तो x की लिमिट हो जाएगी -1 से 1, लेकिन साइन हो जाएगा माइनस का बाहर बाय द प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहां पर भी साइन को माइनस कर देंगे और y की लिमिट कर देंगे -1 से 1, ठीक है। अब अगर इतना काम कर दिया आपने, तो आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म जो है इस वाली टर्म से पूरी पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। इन दोनों को तो हम काट देंगे, इनको काटने के बाद इन दोनों को माइनस करना है, क्योंकि दोनों में इंटीग्रेशन सेम है, x की लिमिट -1 से 1, ठीक है। यहां पर भी x की लिमिट -1 से 1, तो यहां से तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यस, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस एक्स और माइनस एक्स मिलकर के -2x होगा dx। तो उसको मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके लिखा है, तो डायरेक्टली अगर सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है -2 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन होगा, x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट होगी -1 से 1, -2 बाहर है, ठीक है, इस 2 को भी बाहर ले लो, 1/2 को, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, इसकी लिमिट -1 से 1, ठीक है। ये 2 से 2 कट के बाहर -1 बचेगा। पहले हमें लिमिट 1 रखनी है, तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस करके दूसरी लिमिट -1 रखनी है, -1 का स्क्वायर। यहाँ पर -1 पहले से बाहर है, 1 का स्क्वायर 1, और -1 का स्क्वायर भी 1, तो ये 1 - 1 = 0 आएगा, ठीक है। तो इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हमारी 0 आएगी। तो इस तरीके से हम लाइन इंटीग्रल को, अगर स्क्वायर आपको कर्व दिया है, 4 हिस्सों में ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। ग्रीन थ्योरम, स्टोक थ्योरम में बहुत ज्यादा यूज है इस तरह के एग्जाम्पल का, और यही रिपीट होने हैं, ये भी रिपीट होने हैं, ध्यान रखिएगा। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं एप्लीकेशन का, ठीक है। लाइन इंटीग्रल की हेल्प से हम जो है वर्क डन फाइंड करते हैं किसी फोर्स के द्वारा, है ना। तो यहां पर आपको कहा है कि फाइंड द टोटल वर्क डन, आपको वर्क डन फाइंड करना है बाय द फोर्स, इस एफ फोर्स के द्वारा, इन मूविंग ए पॉइंट फ्रॉम 0 टू ए बी। आपको पॉइंट लेना है, ठीक है, मूविंग पॉइंट है, 0 से स्टार्ट करके, ओरिजिन से स्टार्ट करके ए बी तक जाना है अलोंग द रेक्टेंगल। हम एक रेक्टेंगल बनाना होगा, है ना। रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइंस, वो रेक्टेंगल जो है इन लाइनों से मिलके बाउंडेड है, x = 0, x = y = 0, y = b, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो x = अगर 0 की बात करें, x = अगर 0 की, ये आपका x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। आप जानते हैं कि y = 0 होता है x एक्सिस पर, और x = 0 होता है y एक्सिस पर। तो ये दो लाइन होगी, x = 0, y = 0, ठीक है। ये पॉइंट आपका, फिर है x = a, तो x = a आपका ये लाइन हो जाएगा, जो कि y एक्सिस के पैरेलल जाएगा। फिर है y = b, तो y = b, इन चारों लाइनों से मिलकर के एक रेक्टेंगल बनाना है, जो कि मैंने बना दिया। अब इस रेक्टेंगल में आपको पॉइंट लेने हैं, कहां से कहां तक, 0 से ए बी तक जाना है, और उसके अलोंग आपका जो फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, उसके लिए वर्क डन निकालना है। तो मैंने क्या किया, पहले पॉइंट को लिख देता हूं। ये पॉइंट अगर O है ओरिजिन, तो आप जानते हैं 0 होगा। ये पॉइंट अगर A है, क्योंकि x की वैल्यू A है, तो ये पॉइंट A, 0 होगा। y की वैल्यू B है, तो ये पॉइंट आपका, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूं इस तरीके से, ठीक है। 4 पॉइंट है आपके, इसको मैं कर लेता हूँ बी पॉइंट कंसीडर, और ये पॉइंट होगा ए कोमा बी, और ये पॉइंट अगर यहाँ पर आपका डी पॉइंट है, तो ये पॉइंट होगा 0, बी, ठीक है। आपको क्या करना है, इस रेक्टेंगल में केवल 0 से ए बी तक मूव करना है ना। यानी कि 0 से ए बी तक मूव करने के दो तरीके हैं, कि आप या तो यहां से यहां जाके यहां चले जाओ, या फिर ऐसे जाके ऐसे चले जाओ। ये तो होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये होगी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और मैंने आपको बताया आप एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लीजिए, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हम चलना है, ठीक है। तो पहले हम ओ से ए जाएंगे, ठीक है, और फिर हम ए से बी जाएंगे, और पहुंचना कहां तक है आपको, आपको पहुंचना है
जहां तक मैंने आपको मार्क करके बताया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं दोबारा से। ठीक है, पहले हम ओ से ए जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, और फिर हम ए से बी जाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने ब्लू शेड से ये लाइन बनानी है, इसके एलोंग आपको वर्क डन निकालना है। ये बनेगा ओपन कर्व, क्योंकि पूरा कर्व तो उसने कहा नहीं है, उसने तो खाली ये बोला है कि 0 0 से ए बी तक पहुंचना है। तो 0 0 से ए बी तक पहुंचने के लिए मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली। तो पहले हम जाएंगे ओ से ए और फिर जाएंगे ए से बी, तो हम 0 0 से ए बी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन अगर आप ओरिजिन से ओ से बी तक अगर जाते हैं, तो दो लाइनें पड़ती है हमारे कर्व में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेयर, जो आपका कर्व है सी, वो आपका मिलके बनेगा दो कर्व से, है ना। और वे दो कर्व कौन कौन से होंगे, एक तो होगा ओ ए, यहां से यहां तक, और फिर प्लस ए बी। दोनों के लिए ऑब्जर्वेशन हमें निकालनी होगी फॉर ओ ए। ओ ए के लिए अगर देखें तो y इक्वल टू 0 लाइन फिक्स है। अगर y 0 है तो dy को भी 0 रखा जाएगा। और x का वेरिएशन 0 0 से, सॉरी, x का वेरिएशन 0 से a तक होगा, 0 टू x इक्वल टू a तक जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया ओ ए के लिए। फिर हम जाएंगे फिर हम जाएंगे ए बी के लिए, फॉर ए बी। अगर ए बी के लिए जाते हैं तो फिक्स है, x इक्वल टू ए लाइन है, ये पहला कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, x इक्वल टू ए। अगर x इक्वल टू ए है तो dx की वैल्यू निकालेंगे, a का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट होता है। और y की लिमिट देखेंगे, y की लिमिट के लिए सेकंड कोऑर्डिनेट जो कि आपका 0 से स्टार्ट होगा और b तक जाएगा, यानी कि जो y की लिमिट है वो 0 से स्टार्ट होकर के y इक्वल टू b तक जाएगी। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, अब लाइन इंटीग्रल फोर्स निकालने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वही डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स आपको दिया है ये, और आपका ये वेक्टर होता है यूजुअल, जैसे मैंने बताया था। dr हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का dx, y का dy हो जाएगा, बाकी सब सेम रहता है, ij हो, है ना। फिर हम क्या करेंगे, f डॉट dr, तो f की डॉट प्रोडक्ट करेंगे dr के साथ में। डॉट प्रोडक्ट करने पर i का कंपोनेंट i के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जे का कंपोनेंट जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारी स्केलर प्रोडक्ट निकल जाएगी एफ डॉट डी आर। अब हम वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन की अगर बात करें तो वो होगा अलोंग द कर्व सी एफ डॉट डी आर, ठीक है। और सी कर्व यहाँ पे मिलके बना है दो कर्व से, एक तो ओ ए से और प्लस ए बी से, एफ डॉट डी आर। तो एफ डॉट डी आर की वैल्यू रख देते हैं। एफ डॉट डी आर की अगर वैल्यू आप रखेंगे तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy, ठीक है। और ओ ए के लिए यहां पे इस तरह लिख देंगे प्लस, फिर जाएंगे ए बी के लिए, ए बी के लिए सेम वैल्यू रखेंगे एफ डॉट डी आर की जो ऊपर निकाली है। अब इसमें जो ऑब्जर्वेशन है ओ ए के लिए वो रख दो। ओ ए के लिए ऑब्जर्वेशन है कि एक्स की लिमिट तो 0 से ए लेनी है, और इस पूरे इंटीग्रेशन में y को 0 dy को 0 रखना है, y को 0 रखना है और dy को 0, तो ये टर्म तो डायरेक्टली 0 हो जाएगी, ठीक है। y को 0 रखने पर ये टर्म तो डायरेक्टली 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे y को 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर dx बचेगा, प्लस ए बी के लिए y की लिमिट फिक्स है 0 से b, और 0 से b लिमिट लेंगे, और यहाँ पे x को a रखना है, dx को 0। dx को 0 रखने पर ये टर्म तो 0 हो जाएगी, और फिर x को हमें रखना है a रखने पर यहाँ पर आपको मिलेगा -2ay dy। इंटीग्रेशन कर देंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3, और लिमिट 0 से a, यहाँ पे -2a एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, y का इंटीग्रेशन y² 2 और लिमिट 0 से b, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो a की पावर 3/3, लोअर लिमिट 0, फिर ये 2 से 2 काट देना, है ना। ये अभी ऐसे ही रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम। y को b रख दो, b² 2 लोअर लिमिट रखने पे 0, और सॉल्व करके मिलेगा a की पावर 3/3, और यहां से आपको 2 से 2 काटने पर -ab²। तो ये हमारा टोटल वर्क डन होगा।
तो ये होता है लाइन इंटीग्रल की फॉर्म से एप्लीकेशन, लाइन इंटीग्रल का एप्लीकेशन। लाइन इंटीग्रल से हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं किसी फोर्स के द्वारा, तो वही एफ डॉट डी आर निकाला, और लाइन इंटीग्रल की जो डेफिनेशन है वो चलना है। बस आपको देखना है कि कर्व आपको कितना दिया है। कभी वो पूरा कर्व देगा, जैसे स्क्वायर स्क्वायर दिया था, पैराबोला के बीच का पोर्शन दिया था, स्फीयर भी दे सकता है, ठीक है, या सर्कल भी दे सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ओपन कर्व दिया था, उसने कहा था कि केवल ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए हमने एंटी क्लॉकवाइज केवल 2 लाइन उसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। तो बाकी ये 3 एग्जांपल्स से मैंने आपको लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट बता दिया, उसका एप्लीकेशन बता दिया। 3 एग्जांपल आपको सेम तरीके के होमवर्क में दिए हैं, और ये 6 के 6 एग्जांपल आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि ग्रीन थ्योरम में, स्टोक थ्योरम में इनका यूज होना है, ठीक है। तो ये हमारा लाइन इंटीग्रल जो वेक्टर इंटीग्रेशन का पोर्शन है, इसका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आता हूं, जिसमें मैं आपको सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल बताऊंगा, और सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल बताने के बाद आपकी 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम, ग्रीन, कोस एंड स्टोक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।